हेलो दोस्तों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है। आज मैं उन सफल बच्चों के साथ बैठा हूँ जिसके सपने इनके साथ मैं भी देखता था, इनकी सफलता का। आज ये सफल हैं और मैं चाहता हूँ कि इन सफल बच्चों के बीच में कुछ ऐसी बातें हों जिससे दूसरे बच्चों को हम कुछ सिखा सकें। वैसे तो ये जहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे स्टूडेंट फ्लॉप हो जाते हैं। यहाँ तक की जर्नी तय करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। ये हम इन बच्चों से जानेंगे। कुछ हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी इनका सेकेंड ईयर चल रहा है और कुछ मेडिकल के स्टूडेंट से मिलेंगे जिनका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना है इनका और ये भी सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। हेलो मुस्कान। हेलो सर। हेलो श्रावणी। हेलो सर। हेलो सौम्या। हेलो सर। हेलो चेल्सी। हेलो सर। और हेलो प्रियदर्शनी। ये हमारे फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि चाबुक चलाना, तो इन पे मैंने ऐसे ही चाबुक चलाया है और उसका क्या फ़ायदा इनको हुआ है ये बताएंगे। तो आइए इन बच्चों के बारे में जानें। तो आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान शाह है। मैं एनआईटी गोवा में सीएससी ब्रांच सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रावणी विपिन पवार है। मैं एनआईटी गोवा सीएससी ब्रांच में हूँ और सेकेंड ईयर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्य रंजन बेरा है। मैं फ़िलहाल आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग डिज़ाइन ब्रांच में सेकेंड ईयर में हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेल्सी पुरोहित है एंड मैं नमो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियदर्शनी चंद्रा है एंड मैं नमो मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और क्या क्या स्ट्रगल देखे हैं उन्होंने, क्या पहले से उन्हें पता था उनके मंजिल के बारे में, क्या उन्हें पहले से पता था कि वो सफल व्यक्ति बनेंगे, सफल इंसान बनेंगे। दोस्तों, बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी इनसे इनके स्कूल के बारे में जानेंगे, इनका स्कूलिंग लाइफ कैसा रहा और क्या कुछ परेशानियां इन्होंने झेली अपने स्कूल लाइफ में। तो सबसे पहले मुस्कान से जानना चाहेंगे। मुस्कान बताइए। पहले मैंने अपनी जूनियर केजी से लेके 7th स्टैंडर्ड तक मैं प्रयागराज यूपी में रहती थी। वहाँ पे सेंट जॉन्स कोएड नाम का एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने अपनी इनिशियल प्राइमरी स्कूलिंग की थी। फिर पापा का ट्रांसफ़र सिलवासा हो गया। 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैंने BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर में अपनी बाकी की पढ़ाई की। ओके, थैंक यू। श्रावणी, आप बताइए बेटा। मेरी शुरुआत से पढ़ाई सिलवासा में ही हुई है। 10th स्टैंडर्ड तक मैं सेंट जेवियर स्कूल में थी, फिर 11th-12th स्टैंडर्ड BAPS स्कूल में पढ़ाई की है। हाँ सौम्या, आप बताइए। सो सर, मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो काफ़ी विविध रहा है और मैंने काफ़ी सारे स्कूल से अपनी जो स्कूलिंग कंप्लीट की है 12th तक की। तो उसमें मैंने जो प्राइमरी एजुकेशन लिया है वो टिल 5th स्टैंडर्ड मैं होली चाइल्ड स्कूल सिलवासा में था। देन फ्रॉम 5th मैंने एंट्रेंस दिया था JNV का एंड देन आई गॉट इनटू इट। सो JNV सिलवासा से मैंने 6th स्टैंडर्ड अपना किया। देन फ्रॉम 7th टिल 8th स्टैंडर्ड मैं सेंट जॉर्ज इंग्लिश स्कूल में रहा एंड देन फ्रॉम 8th आई गॉट टू गेट एजुकेशन फ्रॉम BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर। तो फ्रॉम 8th से लेके मैं 12th तक BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर में था। सो इस तरह से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। ओके, तो चेल्सी आप बताइए। जूनियर केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ी हूँ एंड 11th-12th मैंने BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर से किया है। ओके, प्रियदर्शनी बताइए। सर मैंने सीनियर से लेके 2nd स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट जेवियर्स वापी में किया था। फिर वहाँ पे इश्यूज़ थे आने जाने का, तो फिर मेरी स्कूलिंग 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आलो पब्लिक स्कूल से मैंने की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्या कुछ आपके स्कूलिंग में डिफ़िकल्टियाँ आई थी, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? क्या क्या डिफ़िकल्टियाँ आती हैं जब हम समझने लगते हैं, क्लासेस को समझने लगते हैं
क्योंकि देखिए अभी 5th तक तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या है स्कूल, क्या है पढ़ाई, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, 5th 6th तक क्लियर नहीं हो पाता है। बट 7th के बाद एक अलग सा प्रेशर आता है स्टूडेंट के ऊपर, तो क्या कुछ दिक्कतें आपने झेली हैं वो बताइए लोग। 7th स्टैंडर्ड तक तो हमारी पढ़ाई काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने रहते हैं, लेकिन जब 7th स्टैंडर्ड के बाद आते तो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस भी हमसे बढ़ जाता है। उस हिसाब से फिर आगे आगे जाते हैं तो और एग्ज़ाम्स हाँ। के प्रेशर बढ़ जाता है और एग्ज़ाम्स का लेवल भी बढ़ जाता है, तो फिर वो है ही। और जब हम पहले 1st to 8th या 7th तक की बात करें, बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है, हम खुद से पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स भी हेल्प कर देते हैं, पर 8th से लेके स्टडीज़ टफ होती जाती है, तो हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। कोचिंग जाना पड़ता है फिर उसके 8th लिए। स्टैंडर्ड से हमारा फोकस लाइक गोल की तरफ बढ़ जाता है कि हाँ। अभी हमें बताने लगते हैं पेरेंट्स कि भाई तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करियर बनना है। चॉइस आ जाता है हाँ। फिर। ये उस बनना हिसाब है। से पढ़ाई अलग हो जाती है, और 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड तक तो फिक्स गोल ही फिक्स नहीं रहता हमारा, तो उस चीज़ में थोड़ा डिफरेंस आता है। गोल ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है 8th 9th से कि अब ये हाँ। करना है, अब ये पढ़ो, coaching- प्रेशर भी हाँ, आ जाता है, pressure पेरेंट्स का हाँ। प्रेशर भी आ जाता है कि हाँ। भाई तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, कुछ तो- सोचो अब क्या हाँ। करना है आगे। 7th तक तो स्कूल के एग्जाम्स और तुम्हें काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, एक तरह की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में All over, टोटल हाँ, 26 ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, जैसे ओलंपियाड तो सारे स्टूडेंट जानते NTSC हैं, है, NTSC है, KVPY KVPY है, है, और बताइए PRMO है, हाँ, RMO PRMO, है, JEE है, नीट है। नीट है। तो सर वन थिंग जो मैंने अपने स्कूलिंग लाइफ में फेस किया है दैट इज़ चेंज ऑफ स्कूल। जब हम बहुत सारी स्कूल्स चेंज करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो एक डिसकंटिन्यूटी बनता है, हमारे एक फ्रेंड सर्कल होता है एक स्कूल के अंदर, एंड देन वी अगेन टीचर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हो चुका होता है इन 1 or 2 years। देन अगेन इफ़ एवरी 1 or 2 year हम स्कूल चेंजेस करते हैं तो फिर उसमें हमें अगेन उस फेज से गुजरना पड़ता है जहाँ हमें अपने नए फ्रेंड्स बनाना और नए टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेशन रखना, रिलेशन बनाना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो एक फेज़ बनाना पड़ता है उसके लिए। एंड देन इन दैट पार्ट अब हमें अपने आप को जो है थोड़ा सा स्ट्रगल में रखना पड़ता है, पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो मेरे हिसाब से 8th के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्कूलिंग में चेंजेस नहीं करनी चाहिए हमें। तो कंसिस्टेंट स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 8, बिकॉज जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्कूलिंग चेंज माइट हैम्पर दैट वन। सो ये ओके, अभी नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या आप सब लोगों को पहले से ये क्लियर था कि आपको जेईई क्वालिफाई करना है या जेईई क्रैक करना है, या मुझे आईआईटी कॉलेज में जाना है या एनआईटी कॉलेज में जाना है, या आपको पता था कि मुझे मेडिकल क्रैक करना ही है? मतलब क्या, कब जाने आप इस बात को, आप कब जाने, क्या आप पहले से जानते थे? हाँ, करियर तो हमें पहले से पता था कि हमें जाना डॉक्टर है, बनना हाँ, है, हाँ। बट डॉक्टर बनना कैसे है वो 8th स्टैंडर्ड से पता चला, जब मेंटोरशिप choice हुआ, मिली। काउंसलिंग हुआ, तो हमें पता चला कि कितने एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर और कितना स्ट्रगल है, तो वो तो रहता है। सर आए थे 8th स्टैंडर्ड में, तब पता हाँ। चला कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जेईई एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट एंट्रेंस एग्जाम होती है। जब वो crack फाउंडेशन करना की होता बात है। आई थी, जब फाउंडेशन की बात आई फाउंडेशन की थी, बात क्योंकि आई। ये सारे स्टूडेंट फाउंडेशन के हैं, आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और फाउंडेशन भी कोई एरा गेरा फाउंडेशन की बात नहीं करता हूँ मैं, प्योर फाउंडेशन इनको मिला। ये 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने जेईई में पूरा 4 साल सफ़र किया। एक्चुअली इनके जब 9th के बैच बने थे तभी 32 स्टूडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्वालिटी सभी लोग मेंटेन नहीं कर पाए, और उसमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट बचे जिन्होंने जेईई क्रैक किया, और 6 के 6 स्टूडेंट आज सेटल्ड है, और 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने नीट क्लियर किया और आज वो भी सेटल्ड है। तो फाउंडेशन के सारे स्टूडेंट सेटल्ड हैं। तो जब फाउंडेशन में आप आए और आपको ये चीज़ पता लगा, वैसे तो तुरंत आपको पता नहीं लगा होगा क्योंकि आपको भी बहुत समझना पड़ा होगा, तो फाउंडेशन में आने के बाद क्या एक प्रेशर आया आप लोगों के ऊपर में? फाउंडेशन में आने के बाद ये प्रेशर था कि स्कूल और मतलब ट्यूशन की पढ़ाई एक साथ मैनेज करनी पड़ती थी। बहुत मुश्किल होता था। हाँ, और टाइम भी बढ़ जाता था time- ट्यूशन का, हमें 1 घंटा ट्यूशन देना, हमें जाने की आदत रहती थी, लेकिन अचानक से 2 घंटा 3 4 hours to 7 start 4 to hours, 7 3 hours, तो हमारे लिए वो भी एक था मैनेज करने का इशू।
फर्स्ट इनिशियल मंथ्स हमें मैनेज करने में ninth फर्स्ट Just 9th में तो शुरू आप शुरू लोगों में को गए। काफी हाँ, प्रॉब्लम फिर हुई हाँ, होगी मैनेज और करने फिर, के लिए। अचानक से क्वेश्चंस का लेवल Level बढ़ 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 गया, जाता है, 11th के competition question बढ़ ब्रेन गया। स्टॉर्मिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये रहता ही था हमेशा से। पहले हमारा था कि पढ़ना खुद के लिए पढ़ते थे, अब कंपटीशन में सरवाइव करने करने के लिए पढ़ना होता है, तो फिर फिर मेजर टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग से 9th से, Ninth यू हैव टू से। बी बेस्ट इन एवरी मंथ एंड एवरी मंथ मेजर टेस्ट होते थे, तो कब आपने सोचा कि मुझे ये लक्ष्य पाना ही है? कब आपको पता लगा? क्या 9th में ही जान गए थे, या आप 10th में आने के बाद पता लगा, या 11th में आप सडनली आपके कंपटीशन को आपने बढ़ाया? कैसे रहा? तो सर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो 9th में जब हम 9th में थे, फाउंडेशन में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो इन दैट सिचुएशन हम हर साल जेई का रिजल्ट्स जानते थे। अपने जो सीनियर्स थे उस कोचिंग के अंदर, हम अपने सीनियर्स का जो रिजल्ट देखते थे हर साल स्टार्टिंग फ्रॉम 9, तो उनका जो स्ट्रगल था, उनसे जो हमने बात किया था कि कैसा रहा आपका जेई प्रिपरेशन, कितना डिफिकल्टी फेस किया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सच फाउंडेशन नहीं किया था, हमारा फर्स्ट बैच था, नॉर्मल बैच में भी normal आकर batch के में उन्होंने था। आईआईटी जी। क्रैक किया था, जी, तो एडवांस क्रैक उनसे किया। जब हम इंस्पिरेशन लेते थे तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा गोल क्लियरेंस आने लगा, और गोल की तरफ मोस्टली आई से फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड मैं बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होने लगा कि नहीं, हमें ऐसा जेई एज अ बहुत मेन फोकस है। टिल 9th 10th में एज सच पर्सनली बोलूँ तो मैं दोनों तरफ इक्वली वेटेड था कि मुझे बायो और मैथ्स दोनों इतना लेना है। ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था ऐसा, बट इन 10th स्टैंडर्ड जब मेरा 10th का रिजल्ट आया एंड आफ्टर दैट, तो आप सबसे जब आप दादरा नगर जी। हवेली में टॉप किए, जी जी, तो उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आने लगा कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है, क्योंकि मैंने आप सबसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लिया कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होना इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द करियर ऑप्शन। सो एज सच हमें तब ज़्यादा गोल ओरिएंटेशन पे हमने फोकस किया। एंड 9th 10th तो हम बायो एज वेल एज मैथ्स दोनों पढ़ते थे, जी, क्योंकि तब तक क्लियर नहीं थे। क्योंकि 10th तक आपको पूरा क्वालिटी के साथ हाँ, पढ़ना जी, होता जी, है। Yes. फिर बोर्ड एग्जाम्स की भी इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि शुरू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे एंड कॉन्फिडेंस था कि बोर्ड्स तो हो जाएगा। मेन फोकस अगर नीट है तो उसके लिए पढ़ना है। हाँ, बट मेरी बात किया जाए तो मैं 9th स्टैंडर्ड से काफ़ी क्लियर थी कि मुझे मेडिकल ही करना है, मुझे बायो में ही आगे जाना है, तो वो क्योंकि थोड़ा बायो पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। हाँ, क्लियरेंस था मेरे को काफ़ी पहले से ही। तो लेकिन हाँ, मैथ्स को कभी मैंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था कि मुझे वो 10th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट करना था, करनी थी, बोर्ड्स हाँ। भी देना था और अच्छे मार्क्स से भी लाना था, तो दोनों बहुत बार तरफ मोटिवेट भी किया जाता था कि भाई 10th तक तो मैथ्स करना है। ही है, तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, और रखा भी था। तो 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स चाहिए था, उसके बाद बायो। मुझे तो बायो और मैथ्स बहुत ही मतलब दोनों ही बहुत पसंद थे स्टार्टिंग से 9th 10th में। 10th में एक्चुअली सोचा कि हाँ मैथ्स ले लेते हैं, 10th में आके ये सोचा कि नीट कर जेई करेंगे। 9th तक मुझे मैथ्स और बायो दोनों अच्छा लगता था। 10th में मेरा झुकाव थोड़ा मैथ्स की तरफ बढ़ गया, और बायो कुछ इतना खास पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने तब मुझे पता चला कि हाँ मैं मैथ्स में अच्छा कर सकती हूँ और एक इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर सकती हूँ। ओके, अच्छा, क्या आप जब पढ़ते थे, जब आपकी स्कूलिंग की स्टडी चल रही थी, तो आप हमेशा ऐसा सोचते होंगे, नो डाउट, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स हैं। अभी जो भी स्टूडेंट आप यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए देख रहे हैं, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है, और हमेशा हर क्लास में ये सफल रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने हर बार चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हर क्लास में चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे वो क्लास कोई भी हो, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th हो, तो किस तरीके से आप मैनेज करते? क्या एक प्रेशर आता था आपके ऊपर में कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम आ गया? तो क्या बताएंगे आप? प्रेशर तो रहता ही था, बट वही है कि पहले प्रिपरेशन अगर की है तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं की है तो pressure पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा और मार्क्स तो लाने ही है, क्योंकि मार्क्स जितना भी बोलो वो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि वो आपको आगे की मोटिवेशन देते हैं कि आगे की आपको तैयारी कैसे करनी है। एंड हमारा एनवायरनमेंट ऐसे कम्पिटिटिव था। हाँ। आपको बेस्ट देना ही है हर बार, कॉन्स्टेंटली, और इम्प्रूव करते जाना है। और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करनी ही और है। हमारा सीन था कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते थे, तो फिर मेरे केस में तो इतना एग्ज़ाम्स के टाइम पे टेंशन नहीं आता था, क्योंकि कंसिस्टेंट पढ़ाई से आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है
कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे अगर आप regularity maintain कर रहे हैं। maintain रख रहे हैं तो हाँ। मैं कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लास कैसे अटेंड कर रहे हो आप। क्लास में आप नोट्स ढंग से बना रहे हो, तो अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, सब कुछ किया है, तो एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ रिवाइज करना रह जाता है। तो एक आध दिन पहले से रिवाइज कर लिया तो सफिशिएंट होता है एग्जाम। क्योंकि मुस्कान ने अपने क्लास टेस्ट को बहुत मेंटेन रखा। हाँ सर मेरे केस में ऐसा था कि टिल 8th स्टैंडर्ड मैं काफ़ी ज़्यादा जॉयस स्टूडेंट था, तो मेरे को ऐसा था कि मैं टिल एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले या से 15 डेज पहले तक मैं जस्ट क्लास के जो टीचर्स पढ़ाते थे उसी पे ध्यान रखता था, और घर पे उतना ज़्यादा स्टडी का मेरा नहीं था फोकस उस पर। और उसके बाद में एग्ज़ाम के टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता था। एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है जब मैंने पढ़ा हुआ है। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं मिस्टेक ये कर रहा था उस टाइम पे 8th से पहले कि मैं रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहा था। मैं जो दो मैं क्लासेस में पढ़ के आ रहा था, बट वो घर पे मैं रिविजन एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं कर रहा था। बट स्कोर में कर रहा था, बट एट द सेम टाइम प्रेशर बहुत था, जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था मेरे ऊपर। तो आफ्टर 8th और फिर जब मैं 9th में फाउंडेशन बैच से जुड़ा, सब इन सब से मिला, तो मुझे पता चला कि अगर आपको कंपटीशन में थ्राइव करना है तो जस्ट आप एग्जाम से पहले पढ़ के आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन हमेशा इन सब लोगों से रहा है। तो काफ़ी बढ़िया कंपटीशन था इन लोगों से। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आपको एज अ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ना है, रेगुलरली आपको मेहनत करना है, आफ्टर एवरी डे आपको अपना रिविजन प्रॉपर रखना है, नोट्स प्रॉपर रखना है। तो मुझे आफ्टर 9th ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो प्रेशर लेवल काफ़ी कम रहता है, आप एग्ज़ाम से डरते नहीं। और मोस्ट प्रॉब्लम जितना ज़्यादा हम एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमें इस चीज़ के ट्रेन किया गया है फाउंडेशन बैच के अंदर कि हम जितना ज़्यादा हो सके मेजर टेस्ट जैसे कि प्रैक्टिस करते थे, तो उससे हमारा जो प्रेशर लेवल है इन द रियल एग्ज़ाम वो बहुत कम रहता था। तो दैट्स वन फैक्टर। इतने टेस्ट लिखे कि कोई भी पेपर आए हम सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ये रहता था कि मतलब अगर आप सरप्राइज टेस्ट भी ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। इन बच्चों के साथ ऐसा होता पता था कि हमें करना कैसे और सॉल्व करना कैसे, बस वही है कि पढ़ाई की है तो फिर हो जाए। अभी कैसे कभी भी क्लास में टीचर्स चले गए या मैं ही आ गया कि भाई आज टेस्ट लिखना है, और डांटता भी था कि आज लिखना ही पड़ेगा, ये बच्चा अरे नहीं सर अभी तैयारी नहीं हुई है, बट फिर भी ये लोग वो टेस्ट को लिखते थे। तो इस तरीके से आप भी आपकी क्लास को मेंटेन रखिए। अभी मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात जानना चाहता हूँ, जो हर स्टूडेंट के साथ ये सिचुएशन आता है। अभी जैसे क्या होता है कि जब आप आपके स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और तुरंत आपको सामने से एक और एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है। सपोज मान लीजिए जब आप फाउंडेशन में थे तो आप स्कूल की तैयारी कर रहे थे, स्कूल में एग्ज़ाम आ गया, और फिर आपको अभी कैसे आ गया कि मेजर टेस्ट आ गया, तो ये दोनों कैसे मेंटेन होता है? ये बहुत बार होता था कि मेजर टेस्ट उसी महीने में जिस महीने में हमारा स्कूल एग्ज़ाम होता था, तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटाइज किसे करना है एंड उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि हमें दोनों एग्ज़ाम में एक्सेल करना रहता है। तो वही है कि आपको पहले से ही पढ़ना शुरू करना पड़ता है, दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि आपको पढ़ना कैसे और उस दोनों को बैलेंस कैसे करना है। अच्छे से प्लान अगर करेंगे तो हम दोनों इजीली कर सकते हैं, और हमने किया भी है। स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, मेजर टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया। प्लानिंग इज़ एवरीथिंग, अगर आपने प्लान कर लिया तो आप कर सकते हैं। और सिलेबस की बात की जाए तो वो तो सेम ही रहता है दोनों का, जैसे स्कूल के एग्ज़ाम में जो आता है वही हमें मेजर टेस्ट में भी आता था। बस डिफरेंस वॉज कि वो डिटेल में थोड़ा सा रहता था, और अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती थी एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं क्लासेस में, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता था वो मतलब स्कूल के एग्ज़ाम्स में, तो वो प्रीटी इजीली निकल जाती थी। बस क्वेश्चन के टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे मेजर टेस्ट में MCQ ज़्यादा आते हैं एंड हमारे स्कूल टेस्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइप अलग अलग होता है, सिलेबस तो सेम ही है। जी, सिलेबस तो मतलब लगभग सेम है, बट हमें उससे डिटेलिंग में थोड़ा उसको और लिखने के आना चाहिए था। और हम जस्ट एग्ज़ाम्स जो हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले हम जस्ट अपना NCERT टेक्स्ट बुक को जो है क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज एज फार्मूलाज एंड ऑल दोस थिंग्स हमें पहले से पता होती थी, जस्ट हमें NCERT टेक्स्ट बुक को थॉरली रीड करना होता था कि कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कैसे आंसर को लेंदी किया जाए, कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए इन सब्जेक्टिव पेपर्स, वो चीज़ें हमें NCERT से देखनी पड़ती थी। अदरवाइज अगर सेम टाइम पे भी टेस्ट होते थे तो उतना ज़्यादा इशू हमें नहीं आता था। अभी जैसे कि मुस्कान ने बहुत ही अच्छी बात बताई, इससे मेरे एक क्वेश्चंस मेरे मन में दिमाग में आया कि अभी क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई
बहुत प्रेशर आ रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि हम जब जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई नीट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या हम फाउंडेशन बैच में मेजर टेस्ट लिख रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और जब हमारे स्कूल में हम स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे उन दोनों को मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में सब्जेक्टिव टेस्ट, जैसा कि स्वामी ने बताया, और जैसे मेजर टेस्ट की बात करें, जैसे आप लोगों ने बताया कि भाई उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो दोनों को मेंटेन करना मतलब कैसा होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है भाई दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या ऐसा सही है? दो अलग अलग चीज़ें एज सच नहीं है। जैसे हम जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी हमें, इफ़ आई से मैथ्स की बात करूं या किसी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, तो हमें उसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ता है बिफोर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। विदाउट सॉल्विंग हम उसको अटेम्प्ट नहीं करते। द ओनली डिफरेंस इज हम जो उसका लेंथ है, हम उसी क्वेश्चन को इन अ शॉर्ट फॉर्मेट, इन अ शॉर्ट वे, इन अ ट्रिकी वे हम करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को इन जेई मेंस एंड सेम थिंग हमें जब हम सब्जेक्टिव पेपर देते हैं अपने स्कूल्स में, तो उसमें हमें उसी चीज़ को एज अ प्रॉपर लिखना पड़ता है कि हमने क्या एज्यूम किया है, क्यों एज्यूम किया है, उसे हमें प्रॉपर लिख के टीचर को, जो एग्जामिनर है, उसको समझाना। हम अगर समझा पाए उसको कि हमने ऐसा क्यों किया इस सॉल्व, तो मार्क्स स्कोरिंग बहुत इजी है। इवन फॉर सब्जेक्टिव पैटर्न बहुत सेम है, हम सॉल्यूशन सेम करते हैं दोनों के लिए, जस्ट हमें जो उसमें ट्रिक यूज़ करते हैं उसे एक्सप्लेन करना होता है। इन सम सिचुएशन हम वो ट्रिक एज सच नहीं यूज़ कर पाते अपने सब्जेक्टिव पेपर्स में, बट हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए टू द एग्जामिनर कि हमने क्यों किया है, या आंसर कैसा है। वो एक्सप्लेनेशन आप अगर प्रॉपर सॉल्विंग इवन फॉर जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एज करते थे हम सब, तो उस टाइम पे हमें एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा इशू नहीं आता था, हम इजीली कर पाते थे उस चीज़ को। बायो में दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है, जिसके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव सारा वर्ड बिल्डिंग पे था। अगर वर्ड्स आप बना पाए, साथ में लिख पाए, एक आंसर रेडी रख पाए, तो टीचर्स मार्क्स दे देती थी। और ऑब्जेक्टिव में यही था कि बस आपको वो वर्ड पता चल जाना चाहिए, बस उसी हिसाब से आपको आंसर आना चाहिए। सॉल्व करने के तरीके भी दोनों के अलग अलग होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आप अलग अलग लिखेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, बट लेंथ को आपको एडजस्ट करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा। वेरएज एमसीक्यू है, बायो में अगर नॉलेज है ऑलरेडी तो जस्ट टिक करना है। बाकी सॉल्विंग, हम डेली सॉल्विंग करते हैं तो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है कि सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एमसीक्यू है तो हम ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द क्वेश्चन हो, शॉर्टेस्ट ट्रिक, जिससे बहुत जल्दी हमारा सोल्यूशन आ जाए। प्योरली बेस्ड ऑन वर्ड बिल्डिंग, कि आपको कितना वर्ड बिल्ड हो रहा है, आप कितना वर्ड्स बना सकते हो, तो ही आपके सब्जेक्टिव आंसर्स इजीली बन जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो बस आपके कॉन्सेप्ट्स के हैं। जैसे हम एग्ज़ाम की बात करते हैं सपोज, तो हमारा जो जेई और नीट का जो बेसिक सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। बेसिक बुक जो है वो एनसीईआरटी है। तो अगर आप एनसीईआरटी स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हो, कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो उसके, तो ना हमको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ना आपको स्कूल एग्जाम्स में दिक्कत आएगी, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत आएगी। ये एक्चुअली मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को कहते हुए, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हुए देखा है कि बहुत, मतलब जैसे जेई में आ गए या फिर नीट में आ गए, तो हम अपने पेरेंट्स को बड़ा दिखाते हैं कि हम जेई पढ़ रहे हैं भाई, हम नीट पढ़ रहे हैं। ये मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि ये जो डिफिकल्टी दिखाते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये कितना सच और कितना झूठ है। जो बेसिक बुक है, जो सबसे पहले हमें पढ़नी चाहिए, वो तो एनसीईआरटी ही है, और कुछ मत करो, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। तो हमने पहले ही स्कूल प्रिपरेशन कर ली है कि हम स्कूल में करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद उसके फर्दर कि हम कोई अच्छी बुक कर रहे हैं, कोई अलग बुक कर रहे हैं, कोचिंग का मटेरियल कर रहे हैं, तो वो फिर उसके बाद है फर्दर चीज़। वो है फर्स्ट इनिशियल चीज़, तो वही कि हम एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है, स्टार्टिंग से हमें उसी को करना चाहिए पहले। तो इनिशियली हम बोलते हैं कि अलग अलग है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होता। जेई नीट का तो बेसिक सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। सो उसी से स्टार्ट करें, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी करें, उसके क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी कोचिंग की मटेरियल पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो अगली चीज़ है, फर्दर स्टेप्स। वो तो जैसा स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से आप जैसा समझते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, पर पहले सबसे पहले अपनी स्कूल की तैयारी के हिसाब से एनसीईआरटी करें। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, मैं जब नीट एस्पिरेंट बनी थी तो तब मैंने काफ़ी बुक्स लिए थे, बट लास्टली स्टिक टू एनसीईआरटी। अगर आपका एनसीईआरटी थरो है, आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है, आपके हर एक क्वेश्चंस हो जाएंगे। नीट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।
एंड लास्टली आप सिर्फ NCERT रेफर करोगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इतने सारे बुक्स रेफर कर सको। तो अगर आपका वो जस्ट clear है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीखना पड़ेगा हाँ, कि आपको फ्यू सेकंड्स में आंसर्स हाँ, कैसे वो लाने हैं। सॉल्विंग आप करो, लेकिन आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो उस हिसाब से आपको सिर्फ NCERT लेनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व कर करके आप अपना नॉलेज बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आप पढ़ो दूसरे बुक से, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके नॉलेज और ज़्यादा बिल्ड होगा, आपका वाइडन होगा नॉलेज एंड और इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस वो भी सिर्फ होती है प्रैक्टिस के लिए होता है। हाँ, बट नॉलेज वहीं से Knowledge काफ़ी तो बिल्ड हो NCERT सकता से है। है। हाँ, NCERT NCERT एंड है। वहीं से भी बिल्ड हो सकता है। बेस बिल्ड करो एंड देन बिल्ड द Build, अपर लेवल्स। हाँ, upper levels। खुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर दूसरी बुक्स रेफरेंस बुक्स हाँ, जो extra knowledge आपको चाहिए, हाँ। आगे है कि स्टूडेंट की तैयारियां कैसी होनी चाहिए, मतलब उनका पढ़ाई का क्या एजेंडा होना चाहिए। बहुत बार हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं स्टडी को कि हाँ हो जाएगा, मतलब ऐसा हम फील करते हैं, बट फाइनली रिजल्ट खराब होता है। तो उसके लिए मतलब क्या एजेंडा रहा है आप लोगों मेरे केस में तो मैंने कंसिस्टेंट पढ़ाई करने पे बिलीव रखा है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया तो कल मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। रोज़ थोड़ा पढ़ो बट रोज़ पढ़ो। एक अपना टाइम सेट करो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना है, आधा एक घंटा अपने स्पोर्ट्स के लिए भी दो, खुद की हेल्थ को भी डेवलप रखो, क्योंकि खुद अच्छे हेल्दी रहोगे तभी आप पढ़ाई भी एक कर schedule पाओगे। maintain करना चाहिए। शेड्यूल प्रॉपर कि 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई रोज़ करो, और ऐसा नहीं है कि आज की तो कल नहीं, रोज़ करनी चाहिए उतनी लिमिटेड अमाउंट। तो बात करें पढ़ना कैसे है, तो जब आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आ गया है तब आपकी एक टेस्ट होगी, उसके मार्क्स बता देंगे आपको कितना आया। तो सेल्फ इवेल्युएट करते रहना है खुद को, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट फील भी नहीं करना है। कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पे फंसेंगे, कुछ चैप्टर्स हार्ड लगेंगे, कुछ चैप्टर्स इजी लगेंगे, बट हमें उस हिसाब से मेहनत भी करनी है। अगर हार्ड लग रहा है तो हार्ड क्यों लग रहा है, हम उसको इजी क्यों नहीं बना सकते। हम अगर 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 3 घंटा फिज़िक्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उस पर और बेटर हो। मैं फ़िज़िक्स में कहीं कहीं फंस जाती थी, इसलिए मैंने फ़िज़िक्स का स्केड्यूल ऐसे किया था कि मैं फ़िज़िक्स ज़्यादा सॉल्व करूँगी ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। एंड डाउट्स पूछो, जब तक डाउट्स अपने पास रखेंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला। इसलिए अगर सपोर्टिव फैकल्टी है वो हमें हमेशा डाउट्स बताते हैं। मैं कभी भी मैसेज करूँ, रात को, सुबह, कभी भी मेरे डाउट्स हमेशा क्लियर करते थे, कोई भी सर हो, बायो के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। सो डाउट्स क्लियर करो तो उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है ताकि कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके स्पीड बिल्डअप हो जाती है। इसलिए हमारे रूटीन में पढ़ना भी होना चाहिए प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप JEE नीट लिख रहे हैं, MCQ है, टाइम लिमिटेड है, सिर्फ 3 आवर्स या 3.5 आवर्स, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप रेफरेंस बुक्स थियोरी के लिए नहीं खरीदिए पर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ज़रूर खरीदिए जितनी कर सकते हैं, और वो सारे कीजिए 1 बार 2 बार। PYQ क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सालों से सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। NCERT के एक लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ के आपको कहीं ना कहीं फिर भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चंस किए, खुद को इवेल्युएट किया तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट का पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये 5 पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक वेल स्टडी करने का क्या एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इस पे बहुत लाइटली लेते हैं। कोई पार्टी है, कोई कहीं जाना है, मतलब प्रायोरिटी किसी और चीज़ को देने लगते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग 5 पॉइंट्स रखें, दूसरे स्टूडेंट्स को मैसेज दे तो सकें। पंक्चुअलिटी टुवर्ड्स योर स्टडीज़, आपको पंक्चुअल होना चाहिए कि आपको स्टडी करना ही है, भले ही आप रात को आके करो या आप वहाँ जाने से पहले करो, बट आपको करना है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी टुवर्ड्स स्टडी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकेंड आई वुड से डिटर्मिनेशन एंड लेस डिस्ट्रैक्शंस। पार्टी है, पार्टी तो होती रहेगी, एवरी ईयर होगी बर्थडे पार्टी या जो भी चीज़ है वो आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं, बट JEE नीट इज़ वंस इन अ लाइफ। आप बाद में ड्रॉप लेंगे, कुछ भी हो सकता है, आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फुल कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की। तो जब आपके मन में होगा कि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है तो ऑलरेडी आपके डिस्ट्रैक्शन साइड हो गए, आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है
एंड डिटर्मिन्ड रहना है, जो चाहिए गोल्स सेट कर दिया है आपने तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम भी करना है। फॉर दैट मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर रहेगा जो कि प्लानिंग है। डेली प्लानिंग जो है वो स्टूडेंट को हर रोज़ करनी चाहिए। फॉर बिफोर स्लीपिंग नेक्स्ट डे क्या करना है उसको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट डे उसको कौन से चैप्टर्स पढ़ने, किस टाइम पे पढ़ना है, एंड मतलब उसका पूरा शेड्यूल जो है नेक्स्ट डे का वो क्या है, वो उसको डे बिफोर इन द नाइट पता होना चाहिए कि क्या करना है उसे नेक्स्ट डे। दैट विल गिव हिम द मोटिवेशन टू वेक अप फ्रेश एंड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर वेकिंग। मतलब उसको उठने के बाद जस्ट उसको पता है कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब हम जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम उठते हैं जस्ट हमको पता ही नहीं कि करना क्या है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है एक्चुअली क्या पढ़ना है नहीं पता। अगर दैट थिंग हमने सोने से पहले जो 10-5-10 मिनट्स में हमने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और कल इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस होगा। अगर ये एक बार हैबिट में आ जाता है, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जी। तो ये जो डेली नाइट सोने से पहले एक बार हर स्टूडेंट को करना चाहिए सेल्फ एनालिसिस। ये पॉइंट है कि सेल्फ एनालिसिस होना ही चाहिए। अगले दिन क्या करने वाले हैं वो डिसाइडेड होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसमें आपका टाइम सेविंग बहुत है। ये नॉट जस्ट फॉर जेई प्रिपरेशन, इवन फॉर लाइक आफ्टर जेई प्रिपरेशन, आप आईआईटी में, आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो, आपका मॉर्निंग कैसे शुरुआत होगा। इफ दैट्स नॉट क्लियर, आप अगेन फिर सुबह उठेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो दैट्स अ टाइम वेस्टिंग प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कि अगर आप मतलब कई बच्चे होते हैं जैसे जो अपने पीयर प्रेशर की वजह से जेई करने आ जाते हैं, नीट करने आ जाते हैं, तो पहले आपको अपना विजन क्लियर रखना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये मुझे करना भी है कि नहीं करना है, अगर ये क्लियर है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाती है कि हाँ मुझे कल ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। बट पहले अपना विजन क्लियर रखो कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं। तो फिर मेरा कभी कभी क्या होता है आप हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। जैसे कि हम किसी पार्टी में चले गए, कुछ हमें रिग्रेट होता है उस बात का कि अभी मैं कंसिस्टेंट, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा होता है कि आप फिर एक दिन पार्टी में गए, उसकी वजह से 3 दिन आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 दिन, अगर आप ठीक है आप घूम के आए कोई बात नहीं, अगली बार उस टाइम का यूटिलाइज कर, अब रीस्टार्ट करने का वो मोटिवेशन होना चाहिए कि ठीक है हो गया, आई रीस्टार्ट अगेन जहाँ से मैंने छोड़ा था। एंड रीस्टार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम जहाँ भी थे वापस करेंगे। ओके अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है डीमोटिवेट होते हुए। ये बहुत सबके साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि भाई स्टूडेंट पढ़ते होते हैं और थोड़े से मार्क्स कम आ जाने से वो उनको डीमोटिवेशन आने लगता है। बहुत बार स्टूडेंट खुद को कमज़ोर फील करते हैं, मतलब ऐसा उनको महसूस होता है भाई हमको करना ही नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं ना स्टूडेंट। तो वो कैसे इंस्पायर, हाँ कैसे मतलब करना चाहिए, क्योंकि हर सब तो होता है ना, डीमोटिवेट तो होता ही। तो अभी जैसे क्या है ना कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट होते हुए और अब खुद को कमज़ोर फील करते हुए, भाई कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पा रहे। बहुत बार फंसते हैं, जैसे कि आपने बताया कि फिजिक्स में हम कई बार ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम आया, चाहे आपके साथ भी प्रॉब्लम्स तो आए ही होंगे। तो क्या ऐसा खुद से खुद के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि हम कभी भी अपने को कमज़ोर ना समझें, हम डीमोटिवेट की तरफ ना जा करके हम बल्कि खुद को डीमोटिवेट कर पाए? तो क्या कह सकते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है। जब आप ऐसा फील करें तो आप बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, मतलब मेरे मार्क्स कभी कम आ जाते थे, मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, तो मम्मी कहती थी नहीं मुझे तेरे पे भरोसा है, तू करेगी। तो इट फील्स गुड कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। और टीचर्स पहचानेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप उस डिफ़िकल्टी से बाहर आए। तो आपको बात करनी चाहिए। एंड मैं जर्नलिंग भी करती थी, मैं लिखती थी जब मुझे बहुत लो फील होता था, तो लिख के भी अच्छा लगता था, उससे पता चल जाता है आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो, आप उन जगह इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तो वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि हाँ आपको यहाँ जाना है, आपको ये करना होगा। और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तो होता ही है, पर हमें सल्यूशन ढूंढना है, इसीलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रिग्रेट्स नहीं रखने हैं, बट एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ढूंढनी है।
सी मोस्टली मेरे हिसाब से जब डीमोटिवेशन 2 रीजंस के वजह से होता है, या फर्स्ट रीज़न इज़ जब हम अपना स्कोर देखते हैं तब डीमोटिवेट होते हैं। तो वो कब होता है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज हम कंपेयर बहुत करते हैं इन आवर इंडियन, तो इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव है अपने फ्रेंड से, अपने दूसरे कलीग से, कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। मतलब वो हम खुद से कंपेयर नहीं कर रहे, खुद का प्रोग्रेस नहीं देख रहे। दैट इज़ वन मोस्ट बिगेस्ट रीज़न कि हम क्यों डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने फ्रेंड्स का देख लेते हैं कि इन्होंने इतना स्कोर किया, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें अपने प्रोग्रेस का रिपोर्ट बनाना है, अपने प्रोग्रेस को चेक करना है कि जो लास्ट टेस्ट मैंने दिया था उससे मैंने प्रोग्रेस किया है कि नहीं, उससे मैंने सब्जेक्ट वाइज आगे मैंने कुछ लर्न किया है कि नहीं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसका कितना स्कोर है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। वो आप अगर जब अपने आप से कंपेयर करके फर्दर बढ़ते जाते हैं तो आप एक टाइम आता है जब आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स से आगे जा चुके होते हैं बिना आपके नॉलेज के। तो एक रीज़न वो हो गया कि हम इसलिए डिमोटिवेट होते हैं। सेकंड थिंग, जब हमें कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दबी हुई रह जाती है, जैसे कोई टॉपिक हो गया, या इवन नॉट फॉर एकेडमिक्स, हम कभी कभी अपने मतलब अपने जनरल लाइफ में भी कुछ चीज़ें किसी को बता नहीं पाते, तो उसलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट फॉर दैट हमें ऐसे कंपेनियन, ऐसे फ्रेंड्स, वो टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंटली होने ही चाहिए, पेरेंट्स हो सकते हैं, इवन आपके कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो कि बहुत आपको हेल्प करें। तो अगर उनसे आप कॉन्स्टेंटली अपनी सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए मैं बेस्ट फ्रेंड अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स को मानता हूँ कि उनसे अगर आप, जैसे कि चेल्सी ने कहा कि अगर कॉन्स्टेंटली आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, अपने सारे प्रॉब्लम्स उनको बता रहे हैं, तो वो आपको कभी भी गलत गाइड, गलत डायरेक्शन दे ही नहीं सकते। तो वो उनका जो है एज अ ड्यूटी, एज अ ऑब्लिगेशन है कि वो आपको हमेशा करेक्ट डायरेक्शन देंगे। तो हमें वो प्रैक्टिस में लाना है कि हमें डिस्कशन करना है अपने टीचर्स और पेरेंट्स से, जैसे कि चेल्सी ने कहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रीजंस को इसी तरह से आप जो है टैकल कर सकते हैं डीमोटिवेशन के लिए। अभी स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा कि जेई और नीट की डेट शीट आ गई है, और जेई के स्टूडेंट या नीट के स्टूडेंट्स का 11th कोविड में गया है। आपका भी 12th कोविड में गया था, आपको पता होगा, और वैसे सिचुएशन में भी आपने 12th को काफ़ी हैंडल किया, और आपने खुद को डिमोटिवेट होने नहीं दिया। आप छुप छुप के भी टीचर से पढ़ते थे कि भाई पॉलीथीन में बुक्स लेकर के जाना है, टीचर्स के घर पे जा कर के भी पढ़ना है, मतलब, या फिर फ़ोन के थ्रू, या कोई भी तरीका आपने निकाला। तो अभी जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने वाला है और समय कम है, तो उसके लिए उनकी तैयारियाँ किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए तैयारी का? अभी तो रिवीजन ही होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, बार बार करो, ऐसा थक मत जाओ, आप करते रहो और एवरीडे करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी हो गई है और आप उससे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। और लास्ट डे आप एकदम क्लियर हो जाओ और आप एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपको अभी एग्ज़ाम देना है और अच्छा देना है, क्योंकि आपको वो गोल अचीव करना ही है। फिर टेस्ट सीरीज़ रहती है, हमें टेस्ट देने होते हैं, तो जो टेस्ट का सिलेबस है उतना पढ़ो, उतना क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेस्ट दो। तो टेस्ट देते देते आपका पूरा सिलेबस एक बार तो कवर हो जाता है। फिर एग्ज़ाम के पहले जब आपको थोड़ा सा गैप मिलता है तो आप रिवाइज़ करो, वो रिविज़न को भी प्लान करो कि आप कैसे सारे टॉपिक्स कर सकते हो। जैसे हम 1 पेज के नोट्स बनाते थे जिसमें हमारे सारे फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, यस, तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको सिर्फ वो फार्मूलाज देखने हैं एंड सॉल्व करना आपको आ ही जाएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके। तो जो लास्ट मोमेंट रिवीजन है उसके लिए आपने जो भी प्रिपेयर किया है मटेरियल उसको रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज देना है। एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी करते रहना है हमेशा आपको। बनाए हुए होनी अच्छा, एक चीज़ यहाँ बीच में एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आप दोनों से कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि भाई हमारा 11th छूट गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डेट शीट जब आया, तो आपसे भी डेट शीट आया, तो बच्चे तुरंत डीमोटिवेट हो गए, अरे हमारा 11th तो हुआ ही नहीं, हमने 11th तो ठीक से किया ही नहीं। तो इसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे आप? 11th क्योंकि पढ़ा तो होगा ना, Yes. पढ़ा तो होगा ना, 11th को पढ़ा तो होगा ना, तो क्या कहना चाहेंगे? तो 11th में अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो पेपर में कुछ चैप्टर्स होंगे जिनकी वेटेज ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो जिनकी ज़्यादा वेटेज है उसमें से कुछ चैप्टर्स भी आपको आते हैं तो वो कर लीजिए, जो कम वेटेज है
अगर जेई है तो 2 अटेम्प्ट है, आप एक बार छोड़ भी सकते हैं। नीट तो एक ही बार होगा, तो जो कम वेटेज वाले हैं उनको आप थोड़ा साइड पे रख सकते हैं, और जो ज़्यादा वेटेज वाले और आपको आते भी हैं तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते ये हैं। प्योरली वो उनके लिए जो scoring है। 11th स्टैंडर्ड जिन्होंने पढ़ा नहीं, नहीं तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। पूरा पढ़ना हाँ, चाहिए, एक बार तो पूरा वापस पढ़ना पूरा पढ़ना चाहिए, चाहिए। हाँ। और नीट के स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा वक्त है। हाँ जेई के डेट्स के हिसाब से अगर नीट का देखा जाए तो नीट वाले स्टूडेंट के लिए टाइम है, तो नो डाउट आप थोड़ा प्लान कर लीजिए और आपकी स्टडी ठीक और तरीके नोट्स से बनाओ स्टार्ट क्योंकि करिए। फिर वही लास्ट डे काम काम आता है। आएंगे। हाँ हमारी जी, पढ़ाई students। मोस्ट प्रोबेबली हमने तो डिवाइड कर दिए थे चैप्टर सबसे पहले, कि जो भी जितना भी सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का, सबसे पहले हमने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और पहले हम उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके उसकी टेस्ट देते थे, और फिर एट दी एंड मतलब जैसे 1-2 वीक के पहले, एग्ज़ाम के 1-2 वीक के पहले हमने सारी फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी। इससे क्या होता है कि आपको किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना है तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे, मतलब माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको स्विच कैसे करना है। वरना आप मतलब जब जो मेजर टेस्ट वगैरह जो हम पहले देते थे वो प्रॉपरली ऐसे कुछ चैप्टर्स के ऊपर ही रहती थी। अब हमें 30-40 चैप्टर्स के बीच में हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है yes। कि आपको इस टॉपिक से उस टॉपिक पे जाना है। तो इस वैसे हमने प्रिपेयर किया था कि पहले डिवाइड करके फिर साथ में, इससे सारे चैप्टर्स भी हो गए और वो माइंड भी रेडी है उन क्वेश्चंस के लिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। लास्ट का जो 1 महीना होता है एग्जाम्स, जैसे अभी जेई का जैसे अभी 30 days, 32 days बचे हुए हैं। एग्जैक्टली 32 डेज बचे हैं अभी एग्जाम के लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका की पॉइंट है, वो डिसाइड करेगा कि अभी 1 महीने बाद क्या क्या होने रिजल्ट वाला है। आएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो उसमें रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है, PYQs ज़रूरी है, टेस्ट ज़रूरी है, ये सब करते रहना चाहिए। नया टॉपिक पिक करने की कोशिश ना करें इस लास्ट के, जितना आता है उस पे जितना फोकस आता है करें। उस पे फोकस करना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल करना चाहिए, उसे PYQs कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने चाहिए और उसको बस कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो उसको क्लियर कीजिए। तो सर मतलब जैसे कि आपने बोला कि मैं अपने बहुत सारे मेंटीज से जब बात करता हूँ तो उनसे ये पता चलता है कि उनका बैकलॉग बहुत रह गया है फॉर 11th स्टैंडर्ड, इवन सम चैप्टर्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। मोस्टली स्टूडेंट्स का 12th स्टैंडर्ड में इतना नहीं रहता जितना 11th स्टैंडर्ड का बैकलॉग रह जाता, हमारा भी था। तो उस टाइम पे एक चीज़ जो आपको करनी है वो है सबसे पहले आपको सारे जो भी आपके सिलेबस बचे हुए उनको एक पेपर पे नोट डाउन करना है, और फिर उन चैप्टर्स में से आपको जो RYQs है, जैसे कि रिसेंट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनमें लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस जो भी आपको देखने हैं 2014 से लेकर के जब से पैटर्न चेंज हुआ, जी जी, जब तो से पैटर्न चेंज हुआ तब से काफ़ी एग्जाम्स हुए हैं जी, जी, स्टूडेंट्स जी। का। जैसे कि आपका भी 4 अटेम्प्ट था जी। शायद, तो हर अटेम्प्ट में किस तरीके से 2 शिफ्ट और 2 सेशन भी होते हैं। हाँ। तो सर एक ईयर में नियरली 28 पेपर्स हैं, तो आप उन पेपर्स पे एक बार गो थ्रू करके देखिए किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो अगर उनमें से कोई चैप्टर आपका है बचा हुआ है और आपने जो लिस्ट डाउन किया उसमें से जब आप चैप्टर्स ढूंढ रहे हैं तो उनमें से कोई चैप्टर्स है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक पेपर के अंदर, तो आपको उस चैप्टर को मेरे नॉलेज के हिसाब से स्किप नहीं करना चाहिए। मैं भी यही बोलता हूँ कि अभी आपके पास इवन सफिशिएंट डेज है, 32 इज़ मोर देन इनफ। तो उसके लिए आप अभी डाउट ये रहता है कि प्रिपेयर कैसे करें, क्या हम लेक्चर्स देख लें, वीडियो लेक्चर्स देख लें, वन शॉट देख लें, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आपके पास टाइम होता है तो आप 10 घंटा 12 घंटे वीडियो देखेंगे, बट ये वो टाइम नहीं है जब आप ये कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, जो मैं किया करता था जब मेरे सिलेबस ऐसे बच जाते थे कुछ चैप्टर्स, तो मैं ऐसा फर्स्ट NCERT क्योंकि हमको उस चैप्टर का कोई भी आइडिया नहीं रहता, तो मैं NCERT रीड कर लेता था, तो उससे मुझे एज अ बेसिक और मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत बढ़िया आइडिया लग जाता कि चैप्टर में है क्या। तो उसके फॉर्मूलाज मैं नोट डाउन करता था, एंड देन आफ्टर उसके जितने भी क्वेश्चंस थे जो RYQs के अंदर है उनको मैं सॉल्व कर लेता था। तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया। NCERT क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं होते NCERT के अंदर किसी एक चैप्टर में, तो वो विथ इन 1 डे और 1.5 डेज आप NCERT उस चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन आप क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 3 to 4 डेज में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे टिल मोर 10 डेज, आप 30 डेज अभी है तो 10 और डेज ले लीजिए। तो ये ऐसे जो चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर, उनको आप ओनली थ्रू NCERT एंड RYQs कंप्लीट करके जाइए। तो आपका ये जो जितना बैकलॉग रहता है ना एक स्टूडेंट का ड्यूरिंग एग्जाम, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि नहीं मैंने NCERT तो एटलीस्ट किया है,
और एनसीईआरटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जब हम उसको स्टडी करते हैं। तो आपका जो मैं बोलूँगा कि जो फर्स्ट 10 डेज़ है इन 30 डेज़ का, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट 20 डेज़ आप कंप्लीटली रिवीजन पे दीजिए। उस टाइम पे आप स्टॉप कर दीजिए, कोई भी नया चैप्टर मत पकड़िए, कंप्लीटली रिवीजन कीजिए एंड देन टेस्ट सीरीज जिस पे आपको काफ़ी फोकस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो करिए। एवरीडे आपको ऐसा प्लान करना है कि आपको एक टेस्ट देना है, इफ़ नॉट एवरीडे, एवरी अल्टरनेटिव डे आपको एक टेस्ट देना है विद इन 3 आवर्स, आइदर मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में एट द सेम टाइम जो आप एग्जाम दे रहे हैं, जो सेम चैप्टर्स आपको आता जी। है। तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, आपको पूरा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उस पर। एंड अगर आप 10 to 15 टेस्ट दे देते हैं ऐसे, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे कि मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं। स्कोर कुछ भी रहे, एक चीज़ रहता है कि मेरे मेंटीज ने कहा कि स्कोर कम हो जाएगा तो हमको डिमोटिवेशन होगा। आपको स्कोर पे ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कि क्वेश्चंस मिस्टेक कहाँ हो रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस उन टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका सेल्फ एनालिसिस कीजिए। दैट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 20 डेज जो एग्जाम से जस्ट पहले, और फॉर नेक्स्ट 7 डेज जो लास्ट 7 डेज है जस्ट बिफोर एग्जाम, अब अगेन पूरा अपने शॉर्ट नोट्स जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिकैप कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। तो उससे आपका कंप्लीट कॉन्फिडेंस अपने आप पे रहेगा बिफोर एग्जाम, और आप बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। तो जैसे कि आपने इन स्टूडेंट को सुना कि एनसीईआरटी पे जेई के स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि फोकस करना चाहिए, और नीट के स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़िए, आप उसको बहुत हल्के में मत लीजिए, बल्कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, तब जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका बेसिक होता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी के टच में रहना है। जेई स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस के टेस्ट में क्या अलग अलग चीज़ें हैं? क्या दोनों सेम एग्ज़ाम होता है, एक जैसा ही एग्ज़ाम है, या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं कि आपको अगर आता है तो आप फटाफट कर लोगे, 5 मिनट में आपका आंसर आ भी जाएगा। पर एडवांस के क्वेश्चंस, उनमें आपको टाइम लगेगा। अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर है तभी आप उसको कर पाओगे, उसमें आपको टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे अब इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। और यहाँ पे हमारे बेसिक्स बहुत काम आते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं देखा हुआ है, पर मेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको देखा देखा लगेगा कि हाँ मैंने ये कहीं तो किया है, मुझे आता है ये क्वेश्चन। रिपीटेटिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं मेंस में, एडवांस में ऐसा नहीं होता, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं होते, नए क्वेश्चंस होंगे हमेशा, टीचर्स नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो सोचना पड़ेगा आपको, टाइम लगेगा क्वेश्चंस में, पर हो जाता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेसिकली, कि दोनों में सिलेबस तो सेम ही रहता है मेंस और एडवांस का, जस्ट कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस में ज़्यादातर आते हैं, और मेंस के क्वेश्चंस स्ट्रेट, जैसे मुस्कान ने बोला, फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो वही है, क्लैरिटी होना चाहिए होना पूरा चाहिए कि भाई मेंस के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, एडवांस के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जैसे कि मुस्कान ने कहा, मोस्टली आपको लगेंगे कि ये सॉल्वेबल है, आपने कहीं ना कहीं किए हुए इन क्वेश्चंस को, अगर आपने RYQs किया होता है तो आपको लगता है कि और मोस्टली रिपीटिव पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, सेम जस्ट वैल्यूज चेंज होते हैं, नंबर्स चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। और मोस्टली वो लोग भी जानते हैं क्योंकि उनको भी जो एग्जामिनर है उनको क्वेश्चन एज सच आपको जस्ट प्रीलिम्स की तरह जेई मेंस को लेना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो उसलिए वो आपका फार्मूला नॉलेज एंड जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का, वो जस्ट वो चेक करता है कि कितना अंडरस्टैंडिंग रखे हैं और कितना एप्लीकेशन आपका जेई एडवांस्ड के अंदर आ जाता है। तो मोस्टली जब वो एप्लीकेशन चेक करता है जेई एडवांस्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम जेई एडवांस का एग्जामिनर क्या करता है, जब बिटवीन द लाइंस जो है, जो आप लाइंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी के, तो वो काफ़ी लाइटली दिए हुए होते हैं, और स्टूडेंट भी जब एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसको लाइटली पढ़ लेते हैं कि जस्ट समझ लेते हैं कि क्या है, बट ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, वो नहीं बनाते हम एज अ स्टूडेंट। तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो जब इंपॉर्टेंट लाइंस, जो लाइंस हमें एज अ स्टूडेंट लगता है कि ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, और एग्जामिनर को करेक्टली पता है कि स्टूडेंट को ये पता है कि ये तो वो बोलेगा कि नहीं आना है, और उसी क्वेश्चन को वो पकड़ लेगा जेई एडवांस के अंदर, और उसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन वो डिज़ाइन करेगा। क्योंकि जो जेई एडवांस का जो एग्जामिनर है, ही इज़ IIT प्रोफेसर, और वो हमने आप खुद ने देखा है कि जो IIT प्रोफेसर है वो एक पैनल होता है
जिसके थ्रू उन्होंने वो क्वेश्चन बनाते हैं जो पूरा बैठ के उस क्वेश्चन को सेट करता है। तो वो भी कभी कभी एनसीईआरटी, मैंने अपने प्रोफेसर्स को देखा एनसीईआरटी लेके जाते हुए उस पैनल के अंदर, तो कभी कभी क्या करते हैं, जो वो बॉक्सेस रहते हैं एनसीईआरटी में, ये एक बहुत इनसाइड नॉलेज है कि जो बॉक्सेस रहते हैं एनसीईआरटी में येलो कलर के ब्लू कलर से, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या सोचता है कि ये तो नहीं आएगा, कुछ नहीं है ये तो कुछ नहीं है, ये तो शायद ऐसे ही जस्ट अ फन फैक्ट दिया हुआ है। बट ऐसा फन फैक्ट नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो उसको एक्सप्लेन करता है वो उसको एज अ नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के आपको प्रेजेंट करते हैं और आपको चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा क्विक नॉलेज, कितना जेईई एडवांस का एक और फैक्टर ये है कि वो चाहता है कि स्टूडेंट सडनली रीड करके अंडरस्टैंड करके उसको एप्लीकेशन में ला सके। तो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको लगेगा शायद आउट ऑफ सिलेबस है, बट इनफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा जिसको आपको पढ़ना है, सडनली समझना है, सडनली उसका एप्लीकेशन करना है। तो उस तरह से पैटर्न कब बिल्डअप होगा, जब आप मोर टेक्स्ट रीड करोगे। हमारे जो टीचर्स थे कोचिंग के अंदर वो भी हमें यही समझाते थे कि आप जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड करोगे, अपना अंडरस्टैंडिंग जो एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट है जितना वो बढ़ाओगे, उसमें आपका एडवांस ईजी हो जाएगा। तो वो एक अगर क्वालिटी इन 3-4 महीने में स्टूडेंट डेवलप कर सके, स्पेशली 12th स्टूडेंट्स, तो उनका जेईई बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे रेकमेंड करूँगा कि आप इस टाइम पे थोड़े से टेक्सचुअल पढ़ के उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसको एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। तो देखा स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि आप अच्छे से तैयारी करिए। RYQ अभी भी स्टूडेंट्स ने बताया, रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस, अगर आपके पास वक्त कम है, समय कम है, तो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए जेईई के और वो सारे कर डालिए। अगर आपके पास, आपको पॉसिबल है कि वो आप कर सकते हैं, तो वो सारे कर डालिए। नीट स्टूडेंट से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में मार्क्स कम आते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये कितना हद तक होना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या तैयारियाँ होनी चाहिए स्टूडेंट्स का? एक कॉम्पिटिटिव बैच में आ गए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब हो गए, आपके स्कूल में फर्स्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया या पार्ट टेस्ट हो गया और आपके मार्क्स कम आ गए, तो क्या डीमोटिवेशन होता है और किस तरीके से उसकी तैयारियाँ होनी चाहिए? स्कूल में कम मार्क्स आते हैं तो हम डीमोटिवेट फील करते हैं कि हमने स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड स्कूल में भी टीचर्स बोल सकते हैं कि आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब है। तो आपको स्कूल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपको रिटन है, थियरी है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। मोर नॉलेज तो मैटर करता ही है, वो आपके पास होगा। अगर आप जेईई नीट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे वर्क करना होगा। वो आप एग्ज़ाम के पहले भी कर सकते हैं, टीचर्स टिप्स देते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। तो स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी टाइम मिलता है, आपको 5-6 दिन की छुट्टी मिलती है हर पेपर में, तो आप आराम से वो कवर कर सकते हैं। वो आपको बर्डन या प्रेशर फील नहीं होगा। इसीलिए स्कूल एग्ज़ाम्स में आप ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कर लेंगे। एंड आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेन गोल है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं 16 लाख 18 लाख बच्चे लिख रहे हैं, उनमें आपको टॉप में आना है। नीट की बात अगर करें, नीट की बात, हमने जब नीट लिखा तब 16 लाख बच्चों ने लिखा, रिसेंटली 18 लाख, तो एवरी ईयर लैक्स में नंबर आपने सबसे टॉप मार्क्स रखा था मेरे ख्याल से। सो थाउजेंड्स में रैंक लाना या हंड्रेड्स में रैंक लाना है तो आपको सबसे कुछ अलग करना ही है। तो ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कंपैरिजन की बात जैसे सौम्य ने की थी, तो आप कंपेयर करने जाएंगे तो ये लाखों बच्चों से आपका कंपैरिजन होगा वो एग्ज़ाम में। क्लास में आप 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, इसीलिए अपने विजन को और अपने माइंड को ब्रॉड करना होगा कि हमें ये शेल में लिमिटेड नहीं रहना है। हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बहुत लोगों से है, इसलिए खुद को हमें वैसे इवैल्यूएट करना है और हमें उस काबिल बनना है। मेरा लास्ट सवाल है जेईई स्टूडेंट आपसे कि बच्चों को फार्मूला याद नहीं होते हैं। बहुत बार बच्चे आके बोलते हैं सर हमें फार्मूला याद नहीं थे, इसके लिए मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी टीचर्स सेट करते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो क्या ट्रिक होना चाहिए स्टूडेंट को कि वो फार्मूलाज उनको याद रहे? फार्मूला शीट बनानी चाहिए एक, जिसको हम रोज़ रिवाइज करें। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं तो एक पेज पे लिख लिया, कमरे में चिपका दिया, रोज़ सुबह उठ रहे हैं देख रहे जा रहे हैं तो याद रह जाएगा। अगर कोई ट्रिक्स, जैसे केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ें होती है जो याद करनी पड़ती हैं, तो हम कोई निमोनिक्स बना लेते हैं कि ऐसे करके याद करेंगे। बायो में उनको बहुत कुछ याद करना पड़ता है,
तो कुछ ऐसा ट्रिक बना लो अपने लिए कि हाँ इसको इस तरह से याद करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मेरे केस में तो मैंने जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे वैसे मेरे को फॉर्मूलाज याद हो गए। ये ट्रिक बहुत सही रहता है कि मतलब आप क्वेश्चन Question सॉल्व solve करिए करेंगे, और आपको फार्मूला formula याद याद हो हो जाएगा। जाएंगी। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट formula आपको। पे कुछ बच्चे याद हो कुछ जाएगा। लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला देख बट के बहुत question सारे solve स्टूडेंट कर रहे प्रैक्टिस हैं। करते ही नहीं है, उनके लिए क्या होना चाहिए? वो तो करना पड़ेगा। नहीं वो तो नीड है, वो अगर आप इतना वाइड लेवल पे कोई एग्जाम दे Exam रहे हो तो वो फिर नीड है कि need आपको question क्वेश्चन solve सॉल्व करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, हर क्वेश्चन में बार बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक आपने सर्टेन option टाइम के बाद वो होगा। याद हो ही जाता है। तो सर तो मेरे केस में ऐसा था कि जब मैं फॉर्मूलाज पढ़ता था तो उसका मोस्टली मुझे डेरिवेशंस याद रहता था। आई डोंट नो हाउ बट समहाउ मेरे को डेरिवेशंस पता होता था कि एक फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है। तो मोस्टली मैं क्योंकि डेरिवेशंस याद थे तो मैं मोस्टली कभी कभी एग्ज़ाम्स के अंदर भी टाइम कंज्यूमिंग होता है बट मैं ये कर लिया करता था कि डेरिवेशन से मुझे कभी कभी फॉर्मूलेज नहीं भी याद होते थे तो मेरे को वो आ जाते थे एग्ज़ाम्स के अंदर जस्ट बिकॉज मुझे डेरिवेशन पता है। तो वो भी एक तरीका है कि अगर आपको रूट पता है कि एक फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, 2-3 स्टेप में आप ऑलवेज फॉर्मूला को निकाल सकते हैं अगर आप भूल जा रहे हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सही में याद करना है, जल्दी अप्लाई करना है तो जैसे कि मुस्कान ने कहा आपको कहीं स्टिक कर लेना चाहिए अपने रूम के अंदर जहाँ पे आप रोज़ देखें उस फॉर्मूला को। जब आप रेगुलरली किसी चीज़ को देखते हैं तो वो ऑब्वियसली याद हो जाता है एट अ सर्टन पीरियड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको उस चीज़ को रेगुलरली विजिट करना है, देखना है। एंड वन मोर थिंग जो मैं किया करता था वो जब आप कोई चीज़ या पढ़ते हैं तो आपको जस्ट 1 डे में नहीं याद रहता। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दिन पढ़ लिया और फिर उसके बाद उसको कभी रिवाइज ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं वापस, तो फिर हमने सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ा था फिर याद कैसे नहीं। तो आपको रेगुलरली 3 डेज तक तो एटलीस्ट उस चीज़ को जो आपने पढ़ी है उसको अपने आइज़ के सामने लाना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ 3 डेज़ के बाद 9 डेज़ के लिए याद रहेगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर आप 3 डेज़ रेगुलरली देखते हैं तो 9 डेज़ तक आपको याद रहेगी। ऐसे ही आपका 3 टाइम्स एवरी टाइम जब आप पढ़ते हैं एक बार तो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो आपको किसी ऐसे जगह पे उस सारे फॉर्मूला स्टिक करने हैं जहाँ पे आप रोज़ देखें ताकि आपको याद रहे। एंड वन मोर थिंग अगर आप खुद मैं क्या करता था कि जब मैं कोई फॉर्मूला जैसे पढ़ लिया मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज तो मैं खुद अपने आइज़ को क्लोज करके अपने माइंड में वो चीज़ को विजुअलाइज किया करता था कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। सारी चीज़ें मेरे अगर मैंने माइंड में अपने माइंड में सोच ली तो मेरे को लगता था कि मैंने याद कर लिया। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगेन उसको पढ़ता था, अगेन कुछ टाइम के बाद उसको माइंड में खुद से रिकैप करने की कोशिश करता था, रिवाइज करने की कोशिश करता था। तो इससे क्या होता है कि रिवाइज भी जल्दी हो जाता है और ये आप कभी कहीं भी कर सकते हैं। जस्ट ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप माइंड आँख बंद करके आप अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे हो। तो ये एक तरीका है आप जिससे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो। तो जेई नीट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जेई में अगर आपको डेरिवेशन भी पता है तो भी आप मोस्टली कर लेते हैं। तो एक चीज़ है कि डेरिवेशंस पता है तो आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है कि वो कैसे करता है, बट जस्ट रिमेंबर करना है तो उसके लिए भी ये ट्रिक बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं बायो की बात करूँ तो बायो में बहुत कुछ है जो याद करना होता है। बॉटनी में स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के नेम्स हैं याद करने। तो मेरा 180 ऑन 180 स्कोर था बॉटनी में। मैं चीज़ों को रिलेट करके पढ़ती थी, अगर ये चीज़ है, ये फाइलम है, ये है तो वो कैसे रिलेटेड है, कैसे क्लासीफाई किया है। जब आप रीजनिंग, हर चीज़ में रीजनिंग नहीं मिलेगी पर जहाँ मिल सकती पॉसिबल वहाँ पे आप ढूंढो, फिर रिलेट करके पढ़ो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे डिफरेंट है, वो आपको अपने माइंड में आइडिया क्लियर कर देगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रटनी पड़ेगी, तो आपका रटने का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा कि सिर्फ नाम याद करने या कुछ, बाकी जो उसके पीछे की रीजनिंग है, वो रिलेशन है, वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। उससे बायो भी काफ़ी इजी हो जाएगी। एंड बीइंग नीट में भी सिंस फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एज सौम्या सेड कि आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है नीट एग्ज़ाम, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो उसके लिए तो एज़ यूजुअल आपको क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं तो आप पेपर स्टिक कर लो, बार बार देखो उन्हें, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि नीट बीइंग अ टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है, तो आपको नीड है कि आपके जो भी फॉर्मूलाज है वो आपके टिप ऑफ द टंग हो। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि स्टूडेंट पेरेंट्स को बड़ा मिसगाइड करते हैं कि कभी कम स्कोर आ जाता है स्टूडेंट का तो बड़ा एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं, ये चैप्टर्स नहीं पढ़ा, टीचर्स ने ये नहीं पढ़ाया। या हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं, स्कूल्स हो गया या किसी कोचिंग में, किसी संस्था में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ से छूटने के बाद भी पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं कि हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने नहीं किया।
क्योंकि आप आज सक्सेस है ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि मैंने आपको लीड किया है, मैंने देखा है कि आपने कभी ये अपने पेरेंट्स के साथ एक्सक्यूजेस नहीं रखा। तो क्या ये सही है कि पेरेंट्स को मिसगाइड करना चाहिए? क्या पेरेंट्स का कुछ ऐसा रिस्पेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के मन में? जब आप सक्सेसफुल होंगे सबसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे एंड आपके टीचर्स होंगे। इसीलिए जैसे श्रावणी ने कहा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तो खुद से आप ऑनेस्ट रहे, अपने पेरेंट्स से भी ऑनेस्ट रहे। वो ही चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने। तो इसीलिए हमें पेरेंट्स, जैसे हम कहीं बाहर गए, पेरेंट्स के साथ जाए या फ्रेंड्स के साथ जाए, पेरेंट्स को बता देना चाहिए हम जा रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को पता हो। पेरेंट्स को मिसगाइड करना ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो आपको भेज रहे हैं, वो चाहते हैं आपका रिजल्ट आए एंड आप अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपको 1-2 घंटा खेलना है, वो आपको खेलने देंगे, आपको कहीं जाना है वो जाने देंगे, बट बदले में वो बस ये चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से पढ़ें। इसीलिए पेरेंट्स को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स आपके ही पेरेंट्स है, वो आपका भला ही चाहेंगे, आपकी भविष्य बनाने के लिए ही आपको रोकते हैं। यस ये बॉन्डिंग एक्चुअली पहले से ही होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों में, कि बच्चे ये सारा बोल सके कि हमें यहाँ जाना है। वो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, दोनों तरफ से ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, ताकि फिर आगे जब इसका जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो दोनों को काफ़ी खुशी होगी। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए दोनों में। एंड देन एज चेल्सी सेड कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट फिर ये तो खुद से धोखा ये हो जाएगा और फिर इसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे। आपको पेरेंट्स से झूठ बोलना ही क्यों पड़ रहा है? हाँ। वैसे वो क्यों बोलना पड़ रहा है? जब आपको, अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो आप बता दो। इट्स नेवर लाइक कि वो मना करेंगे, हमेशा वो एग्री करते हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो कभी मना नहीं करेंगे आपको बल्कि सपोर्ट करेंगे कि ठीक है जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आ जाना। वो टाइम का वो लोग रखेंगे कि ठीक है, इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो जो आप बाद में कवर अप कर सकते हो। अगर आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बताएंगे ना, तो आपका बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर वही आपको मोटिवेट करेंगे कि अच्छा तुमने इतना वेस्ट कर लिया टाइम, अब पढ़ो। घर में तो कोई मोटिवेशन तो चाहिए, तो मम्मी पापा मोटिवेट करेंगे आपको कि हाँ पढ़ लो अब। तो सर एज सच मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बेस्ट कंपेनियन है, और वही उनको हमें हमेशा प्रेरित रखते हैं घर में कि आपको हमेशा अपने, वो चाहते हैं कि हमेशा हम अच्छा करें, कभी भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाएं। तो इसके लिए हमें वो कब होगा जब हमारे जैसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ट्रस्ट होना चाहिए बोथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में एक दूसरे में। तो वो जो ट्रस्ट है वो हमें पहले से बिल्डअप होना चाहिए, बट इफ़ नॉट तो अभी से भी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, हम अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मेन थिंग ये है कि हम पेरेंट्स से डरते हैं कि कहीं वो हमें टोक ना दे, क्योंकि हमने मना ना कर दें, टोक ना दें। तो एक थिंग मैं पेरेंट्स को भी रेकमेंड करूँगा कि जब भी कोई आपका स्टूडेंट लेके आता है कोई ऐसा इशू, तो पहले कुछ कभी कभी हम एज अ पेरेंट्स ये नहीं सोच पाते कि उनके पर्सपेक्टिव क्या है। कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते क्योंकि थोड़ा सा जनरेशन गैप रहता है, बट अगर हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ अपने पेरेंट्स को, और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो अपने चाइल्ड को समझ सकें और उनसे उसी सिचुएशन में प्यार से उन्हें समझा सके, तो वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्डअप होगा, और उससे पेरेंट्स को भी हमेशा अपडेशन रहेगा कि उनका बच्चा किस लाइन में है, क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ पेरेंट्स को भी पता रहेगी और स्टूडेंट भी हमेशा बेनिफिट करेगा इस चीज़ से। तो इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल रहेगा। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स हमेशा अपने जो स्टूडेंट, आई नो कि हमेशा सपोर्टिव होता है, बट कभी कभी जो सपोर्ट करने का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पेरेंट्स से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है जी। तो उस पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने स्टूडेंट को समझते तो हैं बिल्कुल सर, बट अप्रोच का थोड़ा सा इशू रहता है कि थोड़ा सा कभी पेरेंट्स डांट देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा क्या चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा और सपोर्टिव अपना और दिखाएं, और उनको हमेशा से अंडरस्टैंड करने का, चाइल्ड को अगर अंडरस्टैंड करने लगे और चाइल्ड के अंदर अगर ये आ गया कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बता सकता हूँ, इवन तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बता सकता हूँ, तो पेरेंट वो हमेशा बताएगा, और ये चीज़ पेरेंट्स को अपने आप फील होने लगेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं
वन ऑफ द पेरेंट्स, मैं अपने फादर से उतना ज़्यादा नहीं बात कर पाता, बट अपने मदर से हर चीज़ बोल पाता हूँ। मतलब इवन फ्रॉम इफ़ आई समटाइम्स गेट इनटू सम बैड हैबिट्स, तो कोई गेम खेलना बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैं अपने मम्मी को उस दिन बता देता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो माई मदर बहुत सपोर्टिव है और वो मुझे समझाती हैं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर वैसा अप्रोच पेरेंट्स का रहेगा तो हम बिल्कुल चाइल्ड बताएगा अपने पेरेंट्स को, और ये बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा पेरेंट्स चाइल्ड के बीच। तो मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे सौम्य रंजन ने बोला कि एक फ्रेंडली बिहेवियर की आप बच्चों को ऐसा बोलना चाहूँगी कि आप भी अपने पेरेंट को एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, और पेरेंट्स को भी ऐसा बोलूँगी कि एक फ्रेंड एज अ फ्रेंड बच्चों को ट्रीट करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन का ये हो गया है कि आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा इजीली सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू आपके फादर या फिर मदर। तो अगर आप अपने मतलब किसी भी एक पेरेंट को एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हो तो फिर आप मतलब ज़रूरी नहीं पड़ा है, लेकिन हर चीज़ आप उनके साथ आसानी से शेयर कर सकते हो। और क्योंकि वो बड़े हैं और क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो वो आपको एक अच्छे वे में गाइड कर सकते हैं। तो यही सजेस्ट करूँगी कि एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। अच्छा, स्टूडेंट बहुत बार फ्लॉप होते हैं, है ना? जैसे कि सपोज मान लीजिए कि स्टूडेंट के साथ में क्या होता है कि ख़राब हो रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, डाउन हो रहा है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और अचानक से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको बदलना है, और बहुत बार वापस उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो जो भी बदलना चाहते हैं फिर वो बदल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को? खुद को बदलने के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो सर, जब ये एक स्टूडेंट जब थोड़ा सा अपने लोअर स्टेज पे होता है, जब वो स्कोर नहीं कर रहा होता है, तो पेरेंट्स के अंदर एक रहता है कि इसको थोड़ा पुश किया जाए। तो अगर एक स्टूडेंट अपने अंदर ये सोच पा रहा है कि नहीं, मैं अब मैं बदल सकता हूँ, अब मैं करूँगा, तो उस चीज़ को अगर पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो उस चीज़ को वो क्लियर करे अपने पेरेंट्स को कि आप थोड़ा मुझे अभी अपने वे में करने दीजिए, और मैं खुद से अभी सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि मैं खुद करूँगा। तो पेरेंट्स को अगर ये वो कन्वे कर पाए, अपने पेरेंट्स को समझा सकता है, तो पेरेंट्स और ऑब्वियसली समझेंगे इस चीज़ को, और पेरेंट्स वो जो प्रेशर अपने तरफ से डालने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ सकेंगे कि ये अपने आप प्रेशर ले रहा है। तो उस चीज़ को पेरेंट्स समझ के एज अकॉर्डिंग टू दैट वो काम करेंगे, एक्ट करेंगे। हाँ। तो उससे बच्चे का प्रेशर कम हो जाएगा, बच्चा अपने अंदर सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा और अच्छा कर सकता है, और अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो ये एक वे है जहाँ पे कि स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए उस टाइम पे कि मैं अब सेल्फ मोटिवेटेड हो गया हूँ और मैं करूँगा। आप खुद आउटपुट देखेंगे, मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, आप खुद अगले टेस्ट में मेरा आउटपुट देख पाएंगे। तो अगर ये कन्वे हो गया तो बिल्कुल बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से कि एक पेरेंट का, जो मम्मी और पापा होते हैं, माँ और पिता होते हैं, या घर के जो पेरेंट्स होते हैं, और एक मेंटर का, दोनों का क्या रोल होता है? रोल तो दोनों का सेम ही होता है, इट जस्ट की प्लेसेस डिफरेंट है। घर पे पेरेंट्स, कोचिंग या बाहर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपका मेंटोर है। जैसे कि हमें मेंटोरशिप आपने दी थी, तो वही है कि दोनों का रोल सेम है, दोनों का महत्व भी सेम है हमारी लाइफ में, इट जस्ट की प्लेसेस डिफरेंट है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप घर पे पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, मेंटर से भी शेयर करते हैं। मेंटर ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड आपको गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को हो सके ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो स्टडी ओरिएंटेड मेंटर आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। एंड बाकी पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। आप अगर सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हो, तो भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आप पे हमेशा ट्रस्ट रखेंगे। एंड आपको कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए आपके मेंटर्स का रोल आता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसलिए दोनों का रोल बहुत ही ज़्यादा है एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिमिलर रोल्स हैं पेरेंट्स और मेंटर्स के, अलग अलग जगहों पे होते हैं। बस कोचिंग में होता है मेंटर होता है हमारा, एंड घर पे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स हमारे हर चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, मेंटर भी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। आप उनका अप्रोच करिए जाके, जैसे सर ने हमें हर चीज़ में, छोटी बड़ी, घर की प्रॉब्लम, कहीं की भी प्रॉब्लम होती है, मेंटर पेरेंट्स सब हेल्प कर सकते हैं हमारी। आप बस उन पर अप्रोचेबल रहिए, ट्रस्ट करिए, उनको भी ऐसा रखिए कि अब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है उन सबके साथ। बाकी सेम ही है। इमोशनल सपोर्ट के लिए पेरेंट्स होते हैं, और
मेन जैसे स्टडीज़ में जब आपके लोज आते हैं तब आपको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास मेंटर, जैसे हमारे पास राजीव सर थे, जिन्होंने हमेशा ही हम लोग जब भी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी हम इनके पास लेके जाते थे और बहुत ही कम समय में हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन भी यही देते थे। तो हाँ, किसी जब टीचर से किसी- मिलना हो या फिर किसी टीचर के पास जाना जाना हो, हो। क्योंकि जब हेजिटेशन होता था भाई हम कैसे अप्रोच करें। हाँ, तो फिर डायरेक्ट टीचर के पास अगर नहीं जा सकते हैं तो मेंटर होते हैं जो हमें एक प्रॉपर पाथ बताते हैं कि ऐसे कर सकते हो, या फिर वो खुद बात कर ले और वो हमारे समस्या का हल निकाले। तो मैं भी सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स और मेंटर्स मोस्टली सेम काम कर रहे हैं और दोनों का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स स्टडी में, जैसे कि प्रियदर्शनी ने कहा कि पेरेंट्स कभी कभी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, गाइड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट वो हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ वन गुड फैक्टर ऑफ हैविंग पेरेंट्स। तो वैसे ही मेंटर्स जो हैं, क्योंकि उनका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हमारे ही जैसे, जिन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के सिचुएशन फेस किया है और उनके एक्सपीरियंस से मेंटर्स ने बहुत कुछ देखा है। तो उस चीज़ को आपको शेयर करके उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली प्रोवाइड होता है मेंटर से। तो मेंटर का रोल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन जैसे मैंने कहा था कि टीचर्स जो हैं वो आपको ओनली नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बट मेंटर्स का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस वेरी टफ एग्जाम्स लाइक जेई एंड नीट। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको एज अ मेंटर हमेशा उनको आपको पुश करेंगे, हमेशा राइट डायरेक्शन में मनोबल बढ़ाएंगे, मनोबल आपका बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस के लिए काम करेंगे। जी। और तो टीचर्स नो डाउट उनको उनके सब्जेक्ट का नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं और साथ में नो डाउट वो भी आपको मेंटरिंग का एक तो काम करते ही हैं, जी जी क्योंकि आपको साथ साथ जी। वो पढ़ाते भी हैं। ये सर, इसी पे मैं बोलना चाहूँगी कि टीचर्स आपको बताएंगे कहाँ चलना है, मेंटर्स बताएंगे कैसे चलना है, पर चलना आपको है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि कई बार स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मेंटोर से चिढ़ते हैं, मतलब उनको बहुत, जैसे मैं कभी भी, आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि आप सब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मेरे, अगर मैंने आपको कुछ बोल भी दिया है, बहुत डांटा है, नो डाउट मैंने बहुत डांटा है आपको, वो मैं फील करता हूँ कि मैंने आपको वाकई में बहुत डांटा। कई बार मुझे खुद भी बुरा लग जाता था कि अरे मैं ऐसा इस तरीके से इनको डांट रहा हूँ, बट कभी कभी मैं खुद को भी समझाता था कि अगर आज मैं इनको बुरा लगने की बातें नहीं कहूँगा तो ये सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या, वैसे तो मैंने खुद में भी अपने अंदर चेंज लाया है कि मैं अभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डांटना बंद कर दिया हूँ, उनको दूसरे तरीके से मोटिवेट करना स्टार्ट किया है मैंने। बट क्या मेंटर से चिढ़ होना चाहिए स्टूडेंट को? ऑब्वियसली नॉट सो, क्योंकि मेंटर्स, अगेन जैसे हम सबने कहा कि मेंटर्स, जैसे लास्ट टाइम मेरा सौम्या से बात हुआ था कि सौम्या खुद भी एक मेंटर है, जी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बता सकेगा कि क्या मेंटर से चिढ़ना कितना हद तक सही है। जी। सो मेंटर से जब आपका रिलेशन बेहतर नहीं है तो आपको खुद को हेजिटेशन होगा कि मैं कैसे जाके उनसे अपनी अप्रोच करूं, कैसे, जबकि वो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है, टीचर्स से भी ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंटर्स, क्योंकि उनका काम वो है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। अगर आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप मतलब किसी मिस को कर रहे हैं बहुत चीज़ें, आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि अगर कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की गई है और आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मतलब स्टूडेंट्स को मेंटर्स से बहुत ज़्यादा फ्री होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनसे अप्रोचेबल होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स के मन में। तो ऐसा मैं तो बोलूँगा कि बहुत गलत है अगर कोई स्टूडेंट मेंटर से चिढ़ रहा है एंड ऑल दोस। यस, मेंटर्स से चिढ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इम्प्रूव करने के लिए जो भी कहेंगे, आपको इम्प्रूव करने के लिए, आप ग्रो करते रहे कंटिन्यूसली, इसीलिए कहते हैं। सो इसीलिए कोई चिढ़ नहीं होनी चाहिए। लगता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा डांट दिया, ऐसे क्यों बोला, बट वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। इन दी एंड आपको ये रियलाइज़ होगा। ओके, तो लास्ट में आप दूसरे स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और वो सफल हो आपकी तरह? 2 ही वर्ड है कि बी कॉन्फिडेंट। अभी तो फिलहाल वही है कि कॉन्फिडेंस जितना आपका रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने गोल के साइड डिटरमिन्ड रहें, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। बी कंसिस्टेंट। मैं कहूँगा कि डू योर प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर,
यही मेरी तरफ से मैसेज रहेगा। एंड इन द एंड मैं कहना चाहती हूँ मोर फोकस एंड लेस डिस्ट्रैक्शंस। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गोल को आपने चुना है उसे आपको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।